जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन तालीमी निज़ाम जो है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, उसको किस तरह से जो है हम बेहतर बना सकते हैं और उसमें बेसिक फ़र्क क्या है उसको पहले हमने काउंटर करना है, उसको पहले हमने आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको अपने मुल्क में किस तरह से जो है वो हम उसको तरवीज दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एम्फसाइज़ कर सकते हैं कि हमने ये तालीमी निज़ाम जो है वो अपने मुल्क में लेकर आना है, अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक को कॉपी करें, उनके तालीमी निज़ाम में जो बेहतरियाँ हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो अपग्रेडेशंस हैं, उनको अपने मुल्क में लाएँ, अपने तालीमी निज़ाम में लाएँ। किस तरह से ला सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और तालीमी मयार को जो है वो जान सकें। इसी हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जे से कबल हमारे अजीम शान तालीमी निज़ाम की तारीख पढ़ने से मालूम होता है कि वो कैसा जामे निज़ाम और कैसी अजीम इक़दार रवायात थीं जिन्हें अंग्रेज़ साम्राज्य ने ख़त्म कर दिया। हमारा आज का तालीमी निज़ाम ज़िंदगी गुजारने का मकसद शऊर नहीं, महज 2 वक्त की रोटी कमाना सिखाता है। इस दौर के तालीमी इदारों में गौर फ़िक्र और शऊर की तालीम नहीं दी जा रही। सबके जहन एक मखसूस सोच के साथ जकड़े हुए हैं। यहाँ एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ लगी हुई है। किसी का मकसद तालीम हासिल करना और काबिल बनना नहीं, बल्कि नाम निहाद डिग्रियाँ हासिल करना है। विफाकी वजारत तालीम की शरखानगी से मुतालिक 10 साला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तालीमी मैदान में खित्ते के 9 ममालिक में 8वें नंबर पर चला गया है। तालीमी मैदान में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2008 में बांग्लादेश तालीमी मैदान में पाकिस्तान से पीछे था, तहम अब वो 73% शरखानगी के साथ 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 57% शरखानगी के साथ 8वें नंबर पर है। हमारे तालीमी निज़ाम में बिगाड़ के असबाब पर अगर नजर सानी करें तो यहाँ फ़नी तालीम का फुकदान, तालीम का गैर मुनासिब दौरानिया, तालीमी मनसूबाबंदी का फुकदान, गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा का तकर्रुर, गैर मुसावी निज़ाम तालीम की तरवीज, उर्दू निज़ाम तालीम का गैर फ़ाल होना, तबकाती निज़ाम तालीम की हौसला अफजाई, निज़ाम सज़ा का गैर इखलाकी तरीक़ाकार, तालीमी इदारों में तहकीक का फुकदान, तालीमी इदारों का बाहमी रवाबित का फुकदान, तालीमी पॉलिसियों में अदम तसलसल और मुफ्त तालीम के झूठे दावे, टूटी इमारतें और तलबा के लिए तहकीक व तजुर्बात के इंतजामात की अदम मौजूदगी, कौमी तरजीहात में निज़ाम तालीम की सानवी हैसियत और तालीम के मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना सोच, असातिज़ा और तलबा का सीखने और सिखाने के हकीकी जज्बे का फुकदान जैसे अनासर काबिल गौर हैं, जो कि हमारे तालीमी निज़ाम की बेहतरी और शरखानगी बढ़ाने की राह में हायल हैं। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में यकसां तालीमी निज़ाम राइज किया जाए, हर सतह पर तहकीक व तजर्बात के निज़ाम को लागू किया जाए। इसके साथ साथ असातिज़ा के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद हो ताकि इनकी भी तरबियत हो कि वो भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग हों। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह की पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि हमारा तालीमी निज़ाम मुतवाज़न हो सके और इस मुल्क के हर नौजवान का मुस्तकबिल रोशन और हमारा मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में भी हमें जो है वो कुछ मसाइल सामने नज़र आए, कुछ मसाइल की इंडिकेशन नज़र आई कि क्यों हमारा तालीमी निज़ाम उस तरह से फ्लरिश नहीं हो पा रहा, नरिश नहीं हो पा रहा जिस तरह के होना चाहिए। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। अब हम उन्हीं रीज़न्स पे बात करेंगे और फिर उनके लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, किस तरह से हम जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, इस पर भी जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ब्रेक पे जाने से कबल रज़ा जो बात हुई थी, मैं चाह रही हूँ कि उसको भी हम साथ रखें और साथ ही साथ जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को अंडरस्टैंड करना, उसको डिस्कस करना और उसमें मौजूद फ्लॉज और तमाम तर मसाइल को इंडिकेट करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।
बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे हमारे दोनों पैनलिस्ट। और यहाँ पे एक चीज़ की तरफ इशारा किया गया कि जब मुसलमानों पर ज़वाल आया और वो इल्म से लाताल्लुकी और उससे पीछे हट जाने की वजह से आया, मेरा एक बड़ा कामिल यकीन और ईमान है कि जब तक उस्ताद ज़िंदा है वो दरख्त की छाँव में भी बच्चों को पढ़ाएगा। बिल्कुल। हमारे माशरे में एक चीज़ का फुकदान नज़र आता है और वो ये है कि हमारे यहाँ उस्ताद मौजूद नहीं। वो जो एक सिलसिला हुआ करता था उस्ताद से उस्ताद बनाने का, वो शायद बहुत पीछे कहीं रुक गया है। हमारे पास आज के दौर में इशफाक अहमद साहब दोबारा नहीं आ रहे, हमारे पास बानो कुदसिया साहिबा दोबारा ज़ाहिरन कहीं हमें नज़र नहीं आ रही। टीचर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन उनको ट्रेन नहीं किया गया या उन्होंने अपने आप को ऐसा क्राफ्ट नहीं किया कि वो और उस्ताद पैदा कर सकें। बदकिस्मती से दो चीज़ें हैं किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, एक सिस्टम है और एक है उस सिस्टम को चलाने वाले लोग। ठीक, सिस्टम जितना भी अच्छा कर लें, जब तक चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तब तक वो सिस्टम बजाते खुद कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकता। हम अपने स्कूल्स जितने भी अच्छे कर लें, हम जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें, हम जितने अच्छे रिसोर्सेज लगा दें, अगर उस्ताद मौजूद नहीं है उस स्कूल में या उस्ताद प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है उस इदारे में, तो ऑब्वियसली वो अपने स्टूडेंट्स के साथ को बहुत अच्छा इंटरेक्शन कायम नहीं कर सकता, उन स्टूडेंट्स को कैपेबल नहीं बना सकता कि वो बाहर जाकर स्कूल से बाहर जाकर अपने इदारे से बाहर जाकर माशरे के फ़ाल रुकन या वहाँ कोई बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकें। जो मैं एक आमतौर पर सजेशन दिया करता हूँ वो ये है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कोई मकाम है तो वो CSP ऑफिसर्स हैं। जब तक आपके उस्ताद की सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक CSP ऑफिसर के सिलेक्शन के क्राइटेरिया जैसा नहीं होगा, आप ना तो अच्छे उस्ताद बना सकते हैं ना ही उससे अच्छे शागिर्द बनेंगे। ठीक, माशरे के अंदर फोकस करना है उस्ताद बनाने पर, उस्ताद साजी की अगर बात की जाए, ये हमें लेके चलेगा अच्छे स्टूडेंट्स बनाने पर। ठीक, फिर हाँ रिसोर्सेज की कमी है हमारे मुल्क में, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन एफिशिएंटली इस्तेमाल कैसे किया जाए ये एक और सवाल। बिल्कुल, वही उस्ताद अगर अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं और इन्हीं इदारों में, इन्हीं टूटी फूटी इमारतों के अंदर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है हम आपके तवज्जुह से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और हमारे अपने इर्द गिर्द भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, उन्हीं असातिज़ा को इस्तेमाल करके एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अच्छा करिकुलम देकर, क्योंकि स्कूल या इदारे का मकसद किताबें मार्केट में अवेलेबल है, सही किताबें खरीद के पढ़ी जा सकती हैं। मसला ये है कि स्कूल में जाकर सीखा क्या जा रहा है। ठीक, क्या सिर्फ वो इल्म, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज गेन करना है या वहाँ से शख्सियत भी बनानी है। ठीक, हमारे यहाँ उस शख्सियत के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, जो एक और बहुत अहम मसला है। जब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज और एजुकेशन के हवाले से, पॉलिसीज हमेशा से बन रही हैं। बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने एजुकेशन को कहीं बहुत पीछे रखा हो। पॉलिसी की हद तक हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, हमने हमेशा से पॉलिसीज बनाई और बड़े लॉन्ग टर्म हमारे प्लान्स रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक एंड वाइट तक महदूद रह गया, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस भी वजह से। जो एक बात की थी इन्होंने कि वो इल्म हमसे बहुत पीछे रह गया, तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि कभी भी कोई दूसरा आके इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। ठीक, मैं अपनी जगह छोड़ूंगा तो दूसरा आके यहाँ काबिज हो जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से हमने उस वक्त ही इंस्टीट्यूशनलाइज किया होता चीज़ों को, जो शायद मैं बड़े एहतराम के साथ मैं उन बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ और उनकी काविशों की कदर करते हैं, लेकिन हम वो सिस्टम शायद उस वक्त भी नहीं बना सके कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज हमारे पूरी दुनिया में फैल चुके होते, तो वो नाम कोई मिटा नहीं सकता था। ऐसे ही आप एक शहर बगदाद को ख़त्म भी कर दो इल्म के लिहाज से, तो अगर वहाँ से स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो उन सबको कैसे ख़त्म करोगे। बिल्कुल, हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से स्किल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। जो अभी आपके इस पैकेज के अंदर जिस चीज़ के ऊपर एक इशारा किया गया वो था कि हमने सनद को सनद बना लिया जी, हमें डिग्री लेनी है और हमें नौकरी उस डिग्री की बेस पे मिलेगी, हमने इल्म, रोजगार और सब कुछ उसके साथ मरबूत कर दिया। सही, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। नॉलेज, एजुकेशन डिग्री के लिए या नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए इल्म के लिए कि मैं अपने आप को बेहतर करूं। हम अगर चाइना की मिसाल देखें तो वहाँ पर प्राइमरी लेवल के ऊपर एजुकेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कूल्स मौजूद हैं, वो प्राइमरी और मिडिल लेवल के ऊपर स्किल्स के स्कूल्स बना रहे हैं, और इसी तरह बाकी तमाम ममालिक जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर, एक फार्मर का जो बेटा है उसको अल्टीमेटली पैसा चाहिए, उनके यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक मजदूर के बच्चे को अगर आप कहेंगे स्कूल चले जाओ और दूसरी तरफ उसने किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक
के तौर पे काम करना है, वो दिन का 2, 3, 4, 500 रुपया लेके आएगा। तो वो क्यों जाएगा स्कूल में जहाँ उसको श्योरिटी नहीं है मुझे डिग्री के बाद नौकरी भी मिलेगी या काम मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने अरसे बाद मिलेगा। जब तक हम ये मरबूत रखेंगे चीज़ें कि डिग्री के बाद हम सिर्फ डिग्री के बाद हम नौकरी देंगे और यही हमारा मयार है एजुकेटेड होने का, और हमने एप्रिसिएशन को अपना एक बना लिया है कि जब तक मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा, मैं एक 20 साल तजर्बे वाला आदमी अगर सनद याफ्ता नहीं है किसी चाहे ऐसे इदारे से जो सिर्फ 2 साल में अभी कायम हुआ हो, तब तक हम उसको एक्रीडेट नहीं करते कहीं पर भी। हम उस तजर्बे को बहुत पीछे रख देते हैं। एक नौजवान के सामने जिसके पास सिर्फ एक डिग्री हो, चाहे उसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, स्किल बेस्ड लर्निंग की बहुत ज़रूरत है और उसको एक्रीडेट करने की ज़रूरत है। कोई आर नहीं है, कोई कमी नहीं है मोटरसाइकिल ठीक करने में, बिल्कुल उसको सर्टिफाइड कर दो ना। यहाँ तो बस सोच की बात आती है ना कि हम सोच को कैसे एक्सपोजर दे सकते हैं। आसिफ साहिबा, जैसे कि रज़ा ने बात की, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की अपने तालीमी निज़ाम के हवाले से। बहुत सारे ममालिक की हम मिसाल देते हैं, जापान की बात हुई, चाइना की बात हुई, फिनलैंड के जो हम तालीमी निज़ाम को और तालीम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो उनकी मेथोडोलॉजी है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बड़ा हम जो है अप्रिशिएट करते हैं। आप नहीं समझती कि सिर्फ अप्रिसिएशन से काम नहीं चलेगा, इनकी इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से भी ज़रूरी है कि हम कहीं तो इम्प्रूवमेंट लाएं। देखिए, मैंने 70 साल पहले एक साइकिल ली थी ना, तो अगर मैं आज भी उसी साइकिल पे को चलाकर मैं जहाज़ का और मैं इसका BMW का मुकाबला करने की कोशिश करूँगी तो बेवकूफ़ कौन है? मैं हूँ। बिल्कुल, मुझको अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम स्किल्ड लोगों को आगे लेकर आएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ पर, क्या कहूँ मैं, वो कुछ गोंद लगा के चिपका कर पॉलिसीज़ की बनाने की सीट के ऊपर बैठ गए हैं, जो हिल नहीं सकते, जो जुल नहीं सकते। देखिए, इंसान, हर मशीनरी की एक लिमिटेड टाइम है, इंसानी मशीनरी का भी एक लिमिटेड टाइम है। आप 60 साल के हो गए, आपको गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया, आपको 10 साल और गवर्नमेंट ने एंटरटेन किया, आप 70 साल के हो गए, अब आप घर बैठें, अब आप मशवरे दें, अब आप फी सबीलिल्लाह काम करें, अब आप कुर्सी छोड़ें नए लोगों के लिए। देखिए, जिस तसव्वुर से, जिस पर्सपेक्टिव से मेरा बेटा दुनिया को देख सकता है, वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। वो मुझे कहता है, मामा दिस वर्ल्ड इज मे बी नॉट यूनिवर्स, दिस मे बी मल्टीवर्स, और ये हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशनरी है कायनात, बढ़ती है, फैलती है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 2, 3, 4 पॉलिसी की मीटिंग्स मैंने अटेंड की, तो मैंने देखा कि उठाकर ले जाना पड़ता है और उठाकर लाकर बिठाना पड़ता है, और ड्यूरिंग सेशन वो लोग सो भी जाते हैं, उन लोगों पे गशी भी आ जाती है। ऐसे लोग आपकी पॉलिसीज बनाएंगे तो क्या पॉलिसी बनेगी? नए लोगों को आगे नए लोगों को आना चाहिए। फिर एजुकेशन इमरजेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके आर्टिकल 25A में फ्री एजुकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, एटलीस्ट मैट्रिक तो करवाना है। तो मैट्रिक करवाना है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पॉलिसी आपने बनाई है वो नीचे के लेवल पे हो। जब आपका पॉलिसी मेकर ही कुर्सी पे सोया हुआ है। लेकिन आसिफ साहिबा, उन लोगों के बगैर भी पॉलिसीज नहीं बन सकती। नए लोगों को भी हम जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत नई मिक्स करके आगे चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि ऐसे अफराद जो कि चल भी नहीं सकते, इवन बोल भी नहीं सकते, सिर्फ उनकी पलकें झपक रहे हैं वो, और वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा आपको लगता है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यही बात कहते हैं, मेरे बच्चे भी, लेकिन मैं इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ। आपको पता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक 100 साल पहले की प्लानिंग करते हैं, वो जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, जो वो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है। उन्हीं के नीचे उन्हीं को लिख कर देने वाले जो उनके जूनियर्स हैं, आप उनको सीट पे बिठाकर तो देखें। ऐसे ऐसे उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास एक्टिविटी है, वो जाकर चेक कर सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, एक पॉलिसी की एक मीटिंग थी कि आपकी जो पॉलिसी है एजुकेशन की, ये क्या होना चाहिए, आपका सोशल स्टडीज है ये किस लैंग्वेज में होना चाहिए। हम बात कर रहे थे, जो मीटिंग को चेयर कर रहे थे उनको नींद आ गई, तो हमने इसको कंटिन्यू रखा कि वो उर्दू में होनी चाहिए ये। और जब जहाँ से उनको होश आया तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी 2001 में या 2 में फोर्ड कंपनी के ऑनर को
बेच दी गई थी। उसने डिसाइड किया कि आपने किनको पढ़ना है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर से इकबाल को गायब किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर से मुस्लिम साइंटिस्ट को। देखिए मैं बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता ममालिक के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि आपकी अपनी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। हम रूट से कट कर, तारीख से कट कर हमको, और हमारी बड़ी शानदार तारीख है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप तारीख का ही ढोल पीटते रहें। इकबाल ने भी कहा था 700 साल से हिंद के मैं खाने हैं बंद, अब ये लाजिम है तेरा फैज आम हो ऐसा की। तो फैज कैसे आम होगा? फैज ऐसे ही आम होगा ना कि हम अगर बंद कमरों में बैठ के मीटिंग करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं अपने बच्चों को कहती हूँ ना कि बेटा आपने लाइन में चलना है, तो मेरा बच्चा नहीं सुनता, मुझे धूप में जाके उसके साथ लाइन में चलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका उस्ताद अच्छी प्रोडक्टिविटी करे, मेरी प्रिंसिपल को चाहिए अच्छा रिजल्ट, वो आती है, वो अपने ऑफिस में एसी में नहीं बैठती, वो आती है हमारे गले से क्लासरूम में आती है, वो देखती है, वो पूरा राउंड लेती है। हमें नहीं पता होता किस वक्त किस तरह दबे पाऊं, किसके सर पे वो आ जाएगी। सही। तो ये चेक एंड बैलेंस है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से रज़ा साहब ने एक बात की थी कि हम जो है वो एम्फसाइज नहीं करें कि उस्ताद बनाना है, उस्ताद का काम है कि दूसरों को उस्ताद बनाए, तो दूसरे एंड पे भी तो देखना है कि क्या दूसरा सीखने वाला, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट है, इतनी अर्ज है कि वो भी उस्ताद बनना चाह रहा है, या वो सिर्फ डिग्री का एक टुकड़ा हासिल करने की गर्ज से वहाँ बैठा है। आपको पता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में टीचर्स की सैलरी $75,000 तक है, और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है, और बच्चों को घर से ये कहकर भेजा जाता है कुछ कहे तो सही हमें बताना जरा, और नेक्स्ट डे पेरेंट्स आकर करके जाते हैं, ऐसा ही अच्छी वाली करके जाते हैं कि हम तो पैसे देकर पढ़ाते हैं, आप होते कौन है हमारे बच्चों को कहने वाले। बिल्कुल हमें पता है कि हमको उनको कैसे डील करना है। तो कुछ घर का भी इशू है, जब आप अपने बच्चे को ये कह के भेजते हैं हम पैसे देके तुम्हें पढ़ाते हैं, बिल्कुल वो कुछ बोले तो सही, वो बच्चा क्यों टीचर बनेगा? इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, क्या बच्चों की बेइज्जती वो बच्चा क्यों टीचर बनेगा जब उसको पता है कि मेरे टीचर की ये वैल्यू है। आपकी सिक्योरिटी क्या है जॉब की? देखिए अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना, तो आप कितने बड़े भी लैंडलॉर्ड हैं और कितने बड़े भी क्यों नहीं है, आप उस प्रोफेशन में कभी हाथ नहीं डालेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर टीचर की वैल्यू क्या है, रिस्पेक्ट क्या है? वो अच्छे वक्त थे जब मौलवी नज़ीर अहमद यहाँ से डंडा उठाकर फेंकते थे और फरतुल्लाह बेग और वो जो दूसरे उनके साथी थे, हम सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, तो उनको भागते हुए उनकी बनती थी कि हम किसी तरह अपनी जान बचा लें। तो ये वो वक्त नहीं है, ये एक आजिर और ताजिर के दरमियान का रिश्ता है। अगर घर से ट्रेनिंग नहीं है, अगर पेरेंट्स विलिंग नहीं है, अगर आपकी सोसाइटी में ये इंटरेस्ट नहीं है, तो एक टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि सनाउल्लाह साहब जितनी अभी आसिया साहिबा ने बात की, वहाँ से तो हम यही अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि कसूर माशरे का और माशरती सोच का है। जब तक इस माइंडसेट को हम चेंज नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि यकसा तालीमी निसाब के हवाले से हम बात कर सकते हैं, या फिर वन स्कूल पॉलिसीज़ को अपनाने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई गुंजाइश बाकी बचती है। बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो हमने रिपोर्ट देखी उसमें भी ये बताया गया था कि हमारे पाकिस्तान का, ये इस खित्ते का जो तालीमी निज़ाम था उसकी शानदार तारीख है, रिपोर्ट में ये बताया गया। और बिल्कुल है। फिर हम पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें, अब हम अपने खित्ते की बात करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ भी एक से एक बढ़ के आलिम और फाजिल मौजूद था। ऐसे ही है। हमारा तालीमी निज़ाम बेहतरीन था। आपको याद होगा कि इस खित्ते की, पाकिस्तान जहाँ पे आज हम हैं, या हिंदुस्तान की इस इलाके की जो ज़ुबान होती थी वो अरबी और फ़ारसी हुआ करती थी, और उसकी वजह यही थी कि हमारा जितना भी इल्मी मवाद था सारे का सारा अरबी और फ़ारसी में था। ठीक। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमने हुकूमत किस तरह करनी है, और फिर उनकी जो पॉलिसी, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी बड़ी सोच समझ कर बनाई जाती है, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। डेफिनेटली। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी पॉलिसियों को तब्दील किया। ठीक। जिसमें एक पॉलिसी क्या थी कि इनके तालीमी निज़ाम को तब्दील कर दो, और तालीमी निज़ाम तब्दील करने के लिए सबसे पहले उन्होंने हमारी ज़ुबानों को ख़त्म किया, अरबी को ख़त्म किया, फ़ारसी को ख़त्म किया। आपको याद होगा पाकिस्तान बनने के बाद भी मुझे याद पड़ता है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो उस वक्त तक अरबी और फ़ारसी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल। तो उस वक्त यही हुआ कि शुरू में हमारे यहाँ भी थी, फिर आहिस्ता से ख़त्म कर दी गई। अच्छा, ज़ुबान ख़त्म करने से क्या होता है? अब देखिए, अब फिर पूरी दुनिया में सफ़र करके देखिए, बरतानिया की तो खैर ज़ुबान ही अंग्रेज़ी है, वहाँ तो आपको अंग्रेज़ी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप पूरे यूरोप में चले जाइए, वो तमाम ममालिक जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, आप मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी ममालिक का सफ़र कर लीजिए जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी,
उन्होंने क्या किया कि वहाँ के तालीमी निज़ाम भी तब्दील किया था, लेकिन उन ममालिक ने बाद में अपने तालीमी निज़ाम को रिवाइव किया। सही। आज इन ममालिक में आप चले जाइए, उनकी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी आपको उनकी तालीम उनके मकामी ज़ुबान में मिलेगी। पूरे यूरोप में आप चले जाइए, किसी मुल्क में, वहाँ की यूनिवर्सिटी अपने तलबा को मकामी ज़ुबानें पढ़ा रही होगी। अब चाइना चले जाइए, मकामी ज़ुबान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मकामी ज़ुबान, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अंग्रेजी उनका शोबा ज़रूर होता है, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, बिल्कुल, जो बाहर से ज़ुबान की हद तक, ज़ुबान की हद तक हम बात करें, क्योंकि ये फितरी है कि दुनिया का हर इंसान, खास जब वो बच्चा है या बड़ा है, वो जो सबसे बेहतरीन चीज़ अपनी ज़ुबान में सीख सकता है वो दूसरी ज़ुबान में नहीं सीख सकता। बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है, Exactly, मिजाज इंसान का, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान मजीद उतारा तो कुरान में कहा गया, अल्लाह ने खुद फरमाया कि हमने इसको अरबी में इसलिए उतारा है कि तुम्हारी ज़ुबान है, ताकि तुम आसानी से समझ सको। कुरान अंग्रेजी में भी नाज़िल हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसको समझने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ती। उनकी अपनी ज़ुबान में उतारा गया ताकि उनके दिलों पे भी असर करे, उनको समझ में भी आए। तो ये इंसान की फितरत है कि वो अपनी, अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो हमें देखने वाले लोग हैं उनकी अक्सरियत हमें समझ पा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यही हम सारी बात अंग्रेजी में कर रहे हो तो हम समझने वालों की तादाद यकीनन बहुत कम हो जाएगी। यकीनन ऐसे ही। तो ये फैक्ट है। तो हमारा सबसे पहला नुकसान ये किया गया कि तालीमी निज़ाम को उसमें से हमारी ज़ुबानें निकाली गई, लेकिन हमने जवाब में क्या किया, हमने उस चीज़ को रिवाइव नहीं किया, एज इट इज फॉलो। जब तक रिवाइवल नहीं होगा किसी भी चीज़ का, उस वक्त तक आप वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। अब आज की तारीख पे क्या है, हम आधे तितर आधे बटेर हैं, ना हमारी उर्दू है ना हमारी अंग्रेजी है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ईमानदारी से बताइए पूरे पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलने समझने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम है, बहुत मिनिमम रेशियो। लेकिन उर्दू, और मजे की बात यह कि आज की हमारी नौजवान नस्ल वो बड़े फख्र से कहती है कि हमें तो उर्दू नहीं आती। जी, हमें तो लिखनी नहीं आती, हमारे इस बच्चों पे को उर्दू पढ़नी नहीं आती। आप क्या करेंगे कि जो ना जिनकी अंग्रेजी, और वही जो बच्चे जो कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। तो हुआ क्या है कि हमने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना उनकी उर्दू है ना उनकी अंग्रेजी है, तो किस जुबान में आगे चलेंगे वो, किस जुबान में आगे जाके तालीम हासिल करेंगे, किस जुबान में आगे जाके तरक्की। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट है और इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम डिस्कस करेंगे। सनाउल्लाह साहब, मुझे एक ब्रेक के जाने पड़ना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और जी अपने मेहमानों से जानेंगे कि उसके हवाले से वो क्या कहेंगे, नौजवानों के मसाइल और बिलखुसूस नौजवानों के अंदर ये जो मायूसी का फैक्टर नज़र आ रहा है हमें, इसको किस तरह से हमने ख़त्म करना है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।